अभिवादन के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएस जर्नी में। हमारी यात्रा भूगोल से शुरू हुई है और भूगोल में फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी का क्लासिफिकेशन, फिर ब्रह्मांड के निर्माण विस्तार की कहानी और उसके बाद ब्रह्मांड में कौन कौन से पिंड होते हैं उसकी चर्चा पीछे कर चुके हैं। आज हम आपके बीच में हैं आगे की कहानी को लेकर। आगे की कहानी अर्थात शीर्षक स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तारा का निर्माण और विनाश। इस कहानी की शुरुआत करें इससे पहले थोड़ा सा हम अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दें। एक जो विद्यार्थी के सामने एक सामान्य से परीक्षा से लेकर और उच्च परीक्षा तक देने का जो स्वप्न होता है, इसमें जो जीएस जर्नी यानी इस यात्रा में हम कोशिश करेंगे ना केवल कंटेंट्स बेहतर हो, ऐसा कंटेंट्स जो आपको अधिक से अधिक स्कोर कराने में मदद करे। कंटेंट्स बेहतर हो केवल यही प्रयास नहीं है, वरन रुचिकर भी हो, अर्थात रोचक के होने के साथ साथ जो परीक्षा उपयोगी है, इस तथ्य के साथ हम आपके बीच में होंगे। अब कहानी हम शुरू करते हैं तारा के निर्माण और विनाश की। सबसे पहले हम जानते हैं तारा कहते किसको है। तारा एक खगोलीय पिंड है। ये एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसमें दो चीज होता है, एक अपना प्रकाश, देखिए ये प्रकाशवान है, और प्रकाश है तो अभी ध्यान में रखना है प्रकाश अपना है, अर्थात कि यह एक ल्यूमिनस, एल आर से देखिए, एल फॉर ल्यूमिनस यानी ल्यूमिनस बॉडी है, ल्यूमिनस बॉडी है, और यानी दीप्त पिंड है। और दीप्त पिंड भी कैसा दीप्त पिंड, तो जो अपने दीप्ति को, अपने प्रकाश को खुद रेडिएट करता है। आर से रेडिएशन, रेडिएशन ऑफ लाइट, जो प्रकाश से दीप्त होता है और प्रकाश का विकिरण करता है, आकाशीय पिंड तारा कहलाता है। तारा किस प्रकार से काम करता है, बनना कैसे शुरू होता है, इसका जीवन क्या है, किस तरीके से अपने जीवन को, जैसे मनुष्य के जीवन की अवस्थाएं हैं उस तरह से तारा के जीवन की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, किस प्रकार से वह शिशु अवस्था से लेकर अंत अवस्था को प्राप्त करता है, इसे हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि तारा के जीवन के संदर्भ में, तारा के निर्माण के संदर्भ में जो वर्तमान धारणा है, इस धारणा को सबसे पहले 1932 में 1932 ईस्वी में मार्क ओलिफेंट ने दिया, मार्क ओलिफेंट। और इस धारणा के तहत जो अभी सबसे प्रामाणिक है ओलिफेंट, मार्क ओलिफेंट की धारणा के तहत क्या है कि तारा का निर्माण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से होती है। थोड़ा समझते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किसको कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, नाभिक असंलयन, नाभिक का संलयन होता है। संलयन को समझिए, संलयन का होता है छोटे छोटे का एक होना, छोटे छोटे का एक होना, तो छोटे छोटे नाभिक का एक होकर बड़ा बनना, छोटे छोटे का एक होकर बड़ा होना, पहले यानी छोटा छोटा मिलकर के जब बड़ा बनाता है तो इसको हम कहते हैं संलयन। और नाभिकीय संलयन मतलब नाभिक, छोटे छोटे नाभिक, कौन सा नाभिक है जो छोटा छोटा है बड़ा बनाता है, और इसे क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से बड़े मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी ऊर्जा को पाकर वह आकाशीय पिंड दीप्त हो जाता है। जब वह दीप्त हो जाता है तब हम उसे तारा कहते हैं। एक नजर हम डालते हैं कि तारा की कहानी कैसे कैसे होती है। तारा को समझने के लिए हम, हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तारा की दुनिया, तारा का जीवन चक्र। दो स्पष्ट अवस्था आपको दिख रही होगी तारा की। एक ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है उस यानी इस अवस्था से तारा कैसे कैसे शुरू होता है अपनी कहानी, और एक नीचे वाला है। तो थोड़ा सा हम नीचे और ऊपर वाले को देखते हैं। पहले जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, इसमें ये हाइड्रोजन गैस
का बादल धीरे 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 एक हो रहा है, तारा बन रहा है। इसमें भी आप देख रहे हैं तारा हो रहा है। अब ये जो आपको अंतर दिखाई दिया, इसका कारण क्या है? अर्थात तारा का जो जीवन प्रणाली है वो दो भागों में बांट करके उसका अध्ययन हम क्यों करेंगे? इसका कारण क्या है कि तारा अपने जीवन लीला की शुरुआत तो करता है हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन से ही, हाइड्रोजन गैस के बादल से ही करता है, परंतु एक जैसा उसका होता नहीं है। तो थोड़ा-सा हम एक जानते हैं कि इसके बारे में जो सबसे पहले प्रामाणिक बात आई वो क्या थी? 1.4 एमएस, ये एक खास नंबर है। 1.4 एमएस। एमएस कहने का सेंस है मास ऑफ सन। सूर्य का द्रव्यमान का 1.4 गुना जो तारा होगा उससे कम, यानी से कम द्रव्यमान का, से कम किसका? द्रव्यमान का। इसको हम लोग कहेंगे औसत तारा, सुविधा के लिए। औसत तारा यानी एवरेज स्टार, और जिसका 1.4 एमएस से अधिक, से अधिक, तो इसको कहेंगे हम, जब अधिक होगा तो इसको कहेंगे विशालकाय तारा। विशालकाय तारा, मैसिव स्टार। अब आप थोड़ा सा समझ लें, ये अपने जीवन को अलग तरीके से जिएंगे, पूरा करेंगे, और विशालकाय तारा अपने जीवन को अलग तरीके से पूरा करेंगे। इनका जो लाइफ का अंत होगा अलग तरीके से होगा, इनके लाइफ का अंत अलग तरीके से होगा। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसको देने वाले भारतीय मूल के ही वैज्ञानिक हैं, एस चंद्रशेखर, और इस नंबर को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ध्यान में रखना है, चंद्रशेखर सीमा अगर हमसे पूछा जाए, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर साहब ने चंद्रशेखर सीमा दिया था, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, और 1.4 एमएस, इतना याद रखेंगे। अब क्यों इसको 1.4 एमएस देने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ध्यान में हो, गौरतलब हो कि चंद्रशेखर साहब को इस महान उपलब्धि के लिए 1983 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, ध्यान में रखना है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एस चंद्रशेखर को किस चीज के लिए मिला था? तो इसका कारण है कि इन्होंने खोज किया था, यानी एक नंबर दिया था, एक मास दिया के संदर्भ में, कि जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 एमएस के बराबर या छोटा होगा, उसका जीवन चक्र दूसरे तरह से अंत होगा, और जिसका इसके द्रव्यमान से अधिक होगा उसका जीवन चक्र दूसरे तरह से अंत होगा। तो हम अब थोड़ा सा इस जीवन चक्र की शुरुआत होता है, तो देखते हैं पहले कि औसत तारा का लाइफ कैसे कैसे किस किस चरण में चलकर अपनी जीवन को पूरा करता है, एक एवरेज तारा। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं एवरेज स्टार के जीवन की कहानी। देखिए, एक एवरेज स्टार यहां से लेकर के यहां तक आइए किस प्रकार से आ गया। तो सबसे पहले हम ये जो 5 फिगर दिखाई दे रहा है, इस पांचों को किस नाम से जानेंगे, इसको थोड़ा देख लेते हैं। पांचों में पहला हम देखते हैं, यह नेबुला, आद्य तारा कह लें, इसको आद्य तारा कह लें। इसको कहते हैं एवरेज स्टार, औसत तारा लिखा हुआ ही है। ये रेड जिएंट है, लाल दानव अवस्था है, वो है प्लैटिनरी नेबुला, और वो व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत बामन तारा है ना। ये औसत तारा, ये लाल दानव अवस्था। अभी कैसे कैसे इसकी अवस्था है, इसको थोड़ा जानने से पहले अब हम पहले देखते हैं कि आद्य तारा कैसे शुरू हुआ। आद्य तारा हाइड्रोजन गैस का बादल, ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन गैस का बादल 100, यानी जब टेम्परेचर होता है 100 केल्विन, 100 केल्विन ताप पर धीरे धीरे आपस में एक बादल के लेयर पर दूसरी बादल का लेयर जमा होते जाएगा। ये दिखाई जो दे रहा है, जब टेम्परेचर 100 केल्विन होता है तो संघनित होना शुरू होता है। संघनन मतलब पास पास होना, एक दूसरे के ऊपर एक लेयर दर लेयर बनाते जाता है। सोचिए जरा सा, जब लेयर बनाते जाएगा, इसके ऊपर बढ़ते जाएगा, तो जो बीच वाला होगा उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा। इससे क्या होगा, उसका ताप धीरे 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 बढ़ने लगेगा।
अब जो ही टेम्परेचर बढ़ा, इसका हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होने लगा। पहले ध्यान में रखना है, तारा का संलयन किस टेम्परेचर पर शुरू हुआ था, सॉरी हाइड्रोजन गैस का संलयन किस टेम्परेचर पर शुरू हुआ था, 100 केल्विन पे। अब यहाँ देखिए इस संलयन नहीं बल्कि संघनन, 100 केल्विन को हम लिख सकते हैं -173 डिग्री सेंटीग्रेड भी। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना हो तो हम लोग जोड़ ऐसे करते हैं 273 प्लस टी केल्विन, यानी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं। वही केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए 273 से घटा देते हैं। 273 माइनस टी केल्विन, तो ये था हमारा टी डिग्री सेंटीग्रेड और इसका, तो इसकी शुरुआत हुई, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होने लगा। जब हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होने लगा तो यह उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हुई इससे यह चमकने लगा। अब ये जब चमकने लगा तो ऐसा हो गया, तब हम इसे तारा कहने लगे। जब आपके जीवन में प्रकाश आ जाता है तो आप चमकने लगते हैं, तारा कहलाता है। अब इसके बाद देख ले, तभी तारा हो गया। इसके साथ अब आगे की कहानी क्या होती है कि सपोज करें कि तारा यहाँ पर आपने जो देखा, इसमें इसके अंदर का हाइड्रोजन, इसका जो हाइड्रोजन है, जब पूरी तरह से इसमें नाभिक में पहले अभिक्रिया कहाँ होगी, ज्यादा नाभिक में हो रही है। अगर इस पूरा को माने तो पहले अभिक्रिया ज्यादा हुई, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन कहाँ हो रहा है, नाभिक में हो रहा है। कैसे ये परिवर्तन होता है इसको हम बाद में देखेंगे। उस समय ये सब जो परत दिखाई दे रहा है इसमें कम हो रहा है। बाद में क्या होगा कि अंदर का यानी नाभिक का सारा हाइड्रोजन जब हीलियम में बदल जाएगा तो परत पर यानी ये जो पृष्ठ बाहरी दिखाई दे रहा है इसमें संलयन अभिक्रिया तेज हो जाएगी और यहाँ पर संलयन अभिक्रिया रुक जाएगी या धीमी हो जाएगी, कम जाएगी, रुक भी सकती है। जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो गया, यहाँ संलयन अभिक्रिया कम हुई, इधर संलयन अभिक्रिया अधिक हुआ, तो इससे क्या होगा कि इसका नाभिक सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, नाभिक सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और ये फैलना शुरू हो जाएगा। हीलियम चेंज ही हो चुका है, हीलियम से फिर चेंज होगा कार्बन में, कार्बन से चेंज हो जाएगा भारी अणु में, लोहा में, और जैसे जैसे वो चेंज होगा ये इस तरीके से संघनित होता जाएगा। यह बहुत संघनित हो जाएगा और ध्यान में रखिए उसी समय क्या होगा, उसका पृष्ठ फैलता जाएगा। जब पृष्ठ फैलता जाएगा तो उसके साथ उसका क्या होगा, उसमें प्रकाश उत्सर्जन की क्षमता घट जाएगी, इससे प्रकाश कम होगा उत्सर्जित और पिंड, फैला हुआ पिंड लाल रंग का दिखाई देगा। देख लीजिए अगला, लाल रंग का दिखाई देगा हमारा यह पिंड। तो रेड, इसको कहेंगे हम लोग क्या चीज, रेड जिएंट। अब देखिए थोड़ा सा एक नजर डालते हैं रेड जिएंट पर। इसका नाम सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रेड जिएंट क्यों है। तो रेड जिएंट का कारण क्या है कि यह पहला तो लाल दिखाई दिया, दूसरा बड़ा दिखाई दिया। रेड जियांट, लाल दानव, इसको रक्त दानव भी कहते हैं, लाल दानव या रक्त दानव। कब आया है इस अवस्था में, नाभिक का हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो चुका है, पृष्ठ पर बढ़ता गया है, फैलाव हुआ है, और हमारे सूर्यदेव इस अवस्था में जब आएंगे, तो सूर्यदेव इस अवस्था में जब आएंगे, ध्यान में रखना है, तो सूर्यदेव यानी सूर्य का पृष्ठ का इतना विस्तार होगा कि अभी जो आप सन के निकट में देख रहे हैं, बुध, शुक्र और पृथ्वी, जब इस अवस्था में आएंगे तो ये समझ लीजिए कि ये ऐसे हम कह सकते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी को, अपने संतान को ये खा जाएंगे, यानी सबको समेट लेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी को समेट लेंगे। तो ध्यान में रखना, जब सूर्य लाल दानव अवस्था में प्रवेश करेगा तो बुध, शुक्र, पृथ्वी को समेट लेगा। अब इस अवस्था में आने के बाद फिर उसकी कहानी क्या होती है, इसको हम देखते हैं। तो अब जब इस अवस्था से जब वो चले जाएंगे तो फिर से यानी इनका बाहरी खोल फट जाएगा। देख रहे हैं धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और बाहरी खोल जब फट जाएगा तो बाहरी खोल के फटने से इनमें आ जाता है
एक यानी एक नई आकृति पैदा होती है, जिसको हम लोग फिर कहते हैं प्लैनेटरी नेबुला। एक ग्रह की भांति ये रूप धारण कर लेता है, और ये पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है बाहर, ये केवल बच जाता है, और ये सब धीरे 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 आकाश में विलीन हो जाता है। तो ध्यान में रखिए कि इस प्रकार से धीरे 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 ये विलीन हो गए। अब बच करके क्या गया, तो एकदम जो बच गया है, यह कहलाता है व्हाइट ड्वार्फ स्टार। व्हाइट ड्वार्फ स्टार हिंदी में कहते हैं श्वेत वामन तारा। काफी सघन पिंड है यह, ध्यान में रखना है। श्वेत वामन तारा काफी सघन पिंड होता है। इतना सघन पिंड है यह, इसका लगभग जो घनत्व है यह 18 ग्राम पर सीसी है। अब थोड़ा सा एक बात और ध्यान में रखना है हमको कि शुरू में तो ये श्वेत दिखाई दिया, पहले देख लें, लाल दानव से बाहरी खोल धीरे धीरे लुप्त हो गया, बच गया एक छोटा सा चमकता हुआ। धीरे 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 इनकी चमक भी गायब हो जाएगी। जब इनकी चमक गायब हो जाएगी तो ये कहलाएंगे काला वामन तारा। वामन क्यों कहलाएंगे? वामन छोटा, भगवान विष्णु का अवतार वामन। वामन मतलब छोटा, बौना, बौना कह लें, छोटा कह लें। काला वामन तारा, तो व्हाइट वामन तारा किस अवस्था में आ जाएगा? काला वामन तारा में। कुछ समय बाद, कुछ समय का अभिप्राय है धरती पर के कुछ समय से नहीं, खगोल के कुछ समय बहुत बड़े समय होते हैं, और धीरे 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 वो उस काला वामन तारा गायब हो जाएगा। इस तारा को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, ध्यान में रखना है, जीवाश्म तारा। चलिए, ये थी कहानी किसकी? तो जिसके द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान से कम होंगे उसका। एक सवाल यहाँ उठता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस तारा में श्वेत वामन तारा बनने की संभावना होगी? श्वेत वामन तारा उस तारा में बनेगा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना के बराबर या कम होगा। अब एक नजर हम डालते हैं किसके ऊपर? तो मैसिव स्टार का, यानी जो विशाल पिंड है उसका अंत कैसे होता है। तो विशाल तारे की कहानी विशाल है, थोड़ा विशाल तरीके से होगा। पहला तो उसी तरीके से है नेबुला, हाइड्रोजन गैस के बादल, फिर बन गए मैसिव स्टार, फिर ये भी आएंगे लाल दानव अवस्था में। यानी पहली 3 अवस्था तो स्पष्ट है कि एक ही जैसा है। आगे क्या होगा, इनकी स्थिति देखिए, इनमें क्या होगा कि संकुचन, इनका केंद्र का जो बल है, केंद्र के का जो आकर्षण बल है वो बढ़ता जाएगा, केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ते जाएगा यहाँ पर, और बाहर फैलते जाता है। तो इससे क्या होता है कि इनमें एक भयानक विस्फोट होता है। ये देखिएगा कैसा विस्फोट है, ये विस्फोट अब देखते हैं। ये देखिए सुपरनोवा विस्फोट इसको कहते हैं। नोवा कह लें, सुपरनोवा भी कहते हैं। नोवा और सुपरनोवा में फर्क क्या है? तो नोवा विस्फोट या सुपरनोवा विस्फोट, सवाल उठता है किस तारे में होता है? जिसका मास क्या होगा? ग्रेटर इक्वल नहीं, मास ग्रेटर 1.4 ms। अगर पूछा जाए परीक्षा में किस तारे में सुपरनोवा विस्फोट होगा, जिसका मास 1.4 ms से अधिक होगा। अब ये सुपरनोवा विस्फोट होता है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि इस विस्फोट के बाद उसमें किस प्रकार की प्रक्रिया आ गई से। विस्फोट के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, विस्फोट के बाद उसके काफी चमकता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। होता क्या है कि इसके मास में केवल न्यूट्रॉन बच जाता है, ध्यान में रखना है। सारा चीज समाप्त हो जाता है, बच क्या जाता है? केवल और केवल न्यूट्रॉन बच जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार का भी जो घनत्व होता है
वह लगभग 10 ग्राम पर सीसी होता है। न्यूट्रॉन स्टार, अब न्यूट्रॉन स्टार्स के संदर्भ में ध्यान में रखना है हमको कि जब ये चमकता हुआ यानी रोटेट करता हुआ घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखना है। तो हम लोग कहते हैं पल्सर, PULSAR, पल्सार कह ले या पल्सर कह ले, पूछा जाएगा पल्सर क्या है तो न्यूट्रॉन तारा है। कैसा न्यूट्रॉन तारा, तो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार इज नोन एज पल्सर। और जो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होता है, ये जो रेज दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और सबसे पहले मिस जोक्लिन बेल ने 1967 में, मिस जोक्लिन बेल ने 1967 में न्यूट्रॉन तारा की खोज की थी। न्यूट्रॉन तारा के संदर्भ में सबसे पहले बताया गया किसके द्वारा, मिस जैकलिन बेल के द्वारा 1967 ईस्वी में। अब इसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रॉन तारा के आगे की कहानी क्या होती है। धीरे धीरे इनका जब रेडिएशन कमते जाता है और इनका घनत्व तो काफी बढ़ते जाता है। देखिए, जब घनत्व तो काफी बढ़ जाता है तो इतने घने हो जाते हैं कि अपने से होकर ये जो लाइट देख रहे हैं ना, सनलाइट, प्रकाश, फोटोन पार्टिकल्स को भी अपने से गुजरने नहीं देते। यानी एक ऐसी दशा में ये आ गए हैं कि अपने से किसी भी प्रकार के विकिरण को, फोटोन पार्टिकल्स को भी इससे पार करना मुश्किल है। फोटोन पार्टिकल्स, फोटोन के कण, सूर्य प्रकाश भी इससे पार नहीं कर पाएंगे। अभी तो हमने ऐसा किया तो कर पाते हैं, लेकिन ऐसा इससे पार नहीं कर पाते हैं। जिससे कोई भी पार्टिकल पार न कर पाए, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल यानी कृष्ण बीवर कह लें या कृष्ण छिद्र कह लें। तो पूछा जाएगा कृष्ण बीवर या कृष्ण छिद्र क्या है। न्यूट्रॉन स्टार भी जब अपने रेडिएशंस को खो देता है, रेडिएशन को खो देने के बाद वह एक ऐसी अवस्था में उसका घनत्व तो धीरे धीरे काफी बढ़ जाता है, तो उसके बाद उससे होकर कुछ भी पास नहीं कर पाता है। इस अवस्था को कहते हैं हम कृष्ण छिद्र। तो ये था हमारा तारा के निर्माण, विनाश की स्टोरी। इस प्रकार से तारा हमारा तारा जो है सो अपना जो, जैसा हमने अभी जिक्र देखा कि 1.4 मास से ज्यादा का रहेगा तो किस प्रकार का हुआ, 1.4 मास से कम का, ms से कम रहेगा तो किस प्रकार का होगा। अब एक नजर हम डालते हैं कि तारा में जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है वो कैसे होती है। तो इसमें देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हम लोग पढ़े होंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं, 3 हैं। समस्थानिक बोलते हैं जिनकी परमाणु संख्या, एक ही तत्व के हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं 1H1, 1H2 और 1H3। इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं और इसको ट्राइटियम बोलते हैं। देखिए, प्रोटियम, इसका रूट वर्ड है प्रोट। प्रोट जो निकला है वो प्रोटस से निकला है, प्रोटियस। और प्रोटियस जो होता है इसका अर्थ होता है प्रथम प्रधान का।
प्रथम प्रधानता, प्रोटियस प्रथम प्रधान का। अब थोड़ा सा यहां देख ले हम कि इसमें तीनों हाइड्रोजन है, परमाणु संख्या सेम है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। तो एक ही तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। और इस प्रकार से यह जो आपको दिखाई दिया यह था हमारा हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक। अब इसमें से कौन सा पार्टिकल भाग लेता है उसको देखिए। जो हमारा रिएक्शन है इसमें है क्या, तो ड्यूटेरियम यही ड्यूटेरियम बनता है ट्राइटॉन। इसको हम ये भी कह सकते हैं ड्यूटेरियम बनता है ट्राइटियम और एक प्रोटॉन। 1H1 जो है इसको हम प्रोटॉन्स क्यों कहेंगे? देखिए इसका परमाणु संख्या क्या है? 1। द्रव्यमान संख्या क्या है? 1। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? A बराबर P प्लस N यानी Z प्लस N। Z प्लस N, Z किसके बराबर होता है? P के बराबर। इसका P क्या देख रहे हैं? 1। Z क्या देख रहे हैं? 1 प्लस N, तो N बराबर कितना हो गया? 1 घटे 1 यानी कि 0। अर्थात इसमें इसके न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। तो इसको हम प्रोटॉन कहेंगे। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 1H3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? 1H2 3 1H2 रिएक्शन कर करके बनाएगा 2He4 प्लस 1H1 प्लस 0N1 प्लस 17.6 और उधर 4 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल। अब ये सोचिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल के बराबर। और इतना मेगा इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा तारा के अंदर कितना हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता होगा और कितनी एनर्जी उत्पन्न होती होगी, इसका अनुमान इसी से लगाइए। केवल 3 पार्टिकल्स ड्यूटेरियम मिलते हैं और इस प्रकार से हीलियम बनाए तो इनके यानी 2 हीलियम के एक हीलियम का अणु बनने में कितना 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्राप्त होता है। तो तारा में कितना एनर्जी प्राप्त होता होगा इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। ये कहानी थी किसकी? तारा के निर्माण की, तारा के जीवन चक्र की, तारा काम कैसे करता है और तारा अंततः समाप्त किस प्रकार से होता है। बने रहें हमारे साथ, हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे जनरल स्टडी की विशेष यात्रा जीएस जर्नी के साथ।